ममलिकत माहौलियात, क़िबला अयाज साहब इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन, प्रोफेसर यासीन ज़ई साहब, मोहतरमा आशिफ़ा रियाज फ़तियाना साहिबा, मिनिस्टर समिया राहिल क़ाज़ी साहिबा और मोहतरमा फ़रखंदा ज़िया साहिबा, दुख्तरान पाकिस्तान, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम अलैकुम। एक बड़ा अहम मौजू है आज ज़ेर बहस, और वो माशरे के लिए, माशरे के अंदर जो पिछले दिनों जो वाक़यात रूनुमा हुए उस हवाले से भी तकलीफ़ देह कैफियत पैदा हुई पाकिस्तान के अंदर, और इसके अंदर से भी और हमारी तारीख़ के अंदर से भी हमको बहुत सारे सबक लेने चाहिए। मेरी तारीख़ और आपकी तारीख़ तो इस्लाम से शुरू होती है, और वो ज़माना अरब के अंदर जब इस्लाम का पैगाम आया तो उसकी दो बड़ी वजूहात थीं जो इंसान समझ सकता है। एक वजह ये थी कि वहाँ पर माशी इस्तेसाल बहुत था, और दूसरे ये कि औरत का कोई मुकाम नहीं था, ज़िंदा दफन किया जाता था जिस बात का ज़िक्र हुआ। और वहाँ के हवाले से एक बहुत बड़ा इनकलाब आया जो दुनिया की तारीख़ में भी बहुत बड़ा इनकलाब है। यानी मैं सिर्फ़ आपको आगे चलकर बताऊंगा कि किस तरह से दुनिया ने तो बाद में वो चीज़ें की जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के पैगाम से ता क़यामत इंसानियत के लिए वो अहकाम नाजिल हो गए जिसके अंदर औरत का मुकाम तय हो गया कि क्या होना चाहिए और क्या है। इसके अंदर अगर मैं उसके बाद थोड़ी देर के लिए मौजूदा ज़माने से कुछ पहले जब पाकिस्तान बना जब पर आऊँ तो यहाँ ज़िक्र हुआ कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह भी कौम की खिदमत करने के लिए बाहर निकली, और 60 की दहाई के अंदर तो सियासत के अंदर भी दोबारा बाहर निकली शमा लेकर। उससे पहले के भी वाक़यात हैं। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने रत्ती दिनशॉ, जो रत्ती जिन्नाह के नाम से बाद में कहलाई भी, उनसे शादी की। तो एक या तो इलाहाबाद का या लखनऊ का वाक़या है कि मुस्लिम लीग का कोई इज्तिमा था, उसके अंदर अपनी गाड़ी में वो रत्ती जिन्नाह साहिबा के साथ पहुँचे। तो गाड़ी में बैठे हुए थे, कुछ काम था, तो रत्ती जिन्नाह साहिबा से उन्होंने कहा कि तुम जाओ अंदर। खीमा था, खीमे के अंदर जब वो जाने लगी तो लोगों ने कहा कि आपका कार्ड कहाँ है, तो हम तो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो वो वापस आई और जिन्नाह साहब से उन्होंने कहा कि वहाँ तो वो कार्ड भी मांग रहे हैं और औरतें हैं भी नहीं। तो जिन्नाह साहब ने अपना कार्ड उनको दिया कि ये लेकर जाओ, और उन्होंने इंश्योर किया कि सियासी पार्टिसिपेशन के अंदर हमें बताया कि औरत का बहुत बड़ा मुकाम है। तो लिहाजा और शुरू से अगर आप देखें तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहमियत दी औरत के हवाले से, औरत के मुकाम के हवाले से, जो हज़रत अबू बकर के हवाले से एक वाक़या भी मशहूर है कि वो हज़रत उमर ने देखा कि ये कि रोज़ाना सुबह वो 1 घंटे के लिए कहीं जाते हैं और वापस आते हैं, तो उन्होंने एक दिन ये सोचा कि मैं इनको फॉलो करके देखूं कि ये जाते कहाँ हैं। तो वो फॉलो करते हुए गए, छुपते हुए गए, तो वहाँ पर किसी घर में गए और फिर वो बाहर निकल कर आ गए। तो उसके बाद हज़रत उमर पूछने गए, कौन हो तुम, क्या है? तो वहाँ से एक औरत निकली, बूढ़ी औरत थी। उसको पूछा कि तुम ये जो शख्स आता है तुम जानती हो कौन है? उसने कहा नहीं, अल्लाह का बंदा है, फ़रिश्ता है मेरे लिए। तो क्या करने आता है? उन्होंने कहा ये मेरे पास कुछ यतीम बच्चे हैं, तो ये आटा गूंथता है, खाना पकाता है, बर्तन धोता है और चला जाता है। और बहुत बड़ी बात थी, और रोज़ाना ये कैफियत चलती थी। और उस औरत ने कहा कि ऐसा खलीफा होता, ये आदमी अगर खलीफा होता तो कितना अच्छा होता। तो लिहाजा ये जिम्मेदारी औरतों के हवाले से हमेशा से रही। हज़रत उमर से किसी ने पूछा कि रियासत, इस्लामी रियासत का क्या शार होना चाहिए, कैसे पहचानी जाए? तो उन्होंने कहा औरत यमन से, जेवर में लदी हुई यमन से अजम तक जाए और उसको कोई फ़िक्र नहीं हो कि उसके साथ कोई वाक़या पेश आएगा।
तो ये है वो रियासत, जब हम रियासत मदीना की बात करते हैं तो ये वो गोल्स हैं जो हमारी ख्वाहिश होना चाहिए। और मगरिब के निज़ाम को तो एक तरफ रख दी, मगरिब से मैं कोई इतना, बल्कि आजकल तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ, मुतासिर तो पहले कभी भी नहीं था। यही औरत के हवाले से आपने नाम भी नहीं सुना हो शायद, एक बर्ट्रैंड रसल एक फ़लसफ़ी था, उसने एक किताब लिखी थी 60 की दहाई में, मैरिज एंड मोरल्स इन सोसाइटी। मैरिज एंड मोरल्स इन सोसाइटी के अंदर उसने ये लिखा था कि मगरिब के लिए लिखा था, और वही कैफियत दुनिया भर में आई कि जब औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी तो मौजूदा फैमिली जिस अंदाज की है उसमें तनाव पैदा होगा। मगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो इस्लाम ने उसको पहले से कर दिया था। सिर्फ ये कि आजकल के ज़माने में, माजरत ख्वाह हूँ जनाब, आजकल के ज़माने में पाकिस्तान में भी वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होता। मेरे नबी ने तो बाद में वो तो इम्प्लीमेंट किया अल्लाह के हुक्म के तहत। सूरह निसा को आप वजाहत के साथ पढ़ लीजिए, एक एक चीज़, एक एक फ्रैक्शन का जिक्र है आज से 1400-1500 साल पहले, एक एक फ्रैक्शन का जिक्र है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में वो प्रैक्टिस नहीं होता। कानून मौजूद है, जब से पाकिस्तान बना है कानून मौजूद है, और यही मैं चाहता हूं, आज आप लोगों को मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि अगर मैं कोई ख़राब बात नहीं करूंगा, ख़राब काम नहीं करूंगा, या आप नहीं करेंगी, कोई क्राइम कमिट नहीं करेंगे, उसकी वजूहात क्या है उसको पहचान लीजिए तो आपको सॉल्यूशंस का पता चल जाएगा। सबसे पहली वजह एक माशरे के अंदर, जिसका जिक्र किया ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा ने भी, औरों ने भी किया, कि कानून होना चाहिए। चलो कानून होना चाहिए, कानून पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, हमेशा से मौजूद था। पहली बात, कानून नहीं होगा तो फिर कोई चीज़ भी नहीं चलेगी ना, तो कानून होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि कानून पर अमल दरामद हो। ऐसा कानून जिसके ऊपर अमल दरामद ना हो वो बेकार कागज़ का टुकड़ा बन जाता है। दूसरी बात हो गई। और उसके साथ फिर जजा और सजा का इंतजाम हो कि भाई सजा भी मिलेगी और जल्दी मिलेगी, लोगों की मेमोरी में होगी। ये नहीं कि 10, 15, 20 साल बाद सजा मिले, लोगों की मेरी मेमोरी में हो कि सजा मिली, वरना फ्रस्ट्रेशन रहता है माशरे में। अब जो कत्ल हुआ इस्लामाबाद के अंदर औरत का, और जो हरासमेंट हुआ मीनार पाकिस्तान में, इसकी सजा जब बाद में मिलती है तो वो मेमोरी से ओझल हो जाता है। मेरी और आपकी आज की परेशानी अपनी जगह पर चलती रहती है, और स्टेट के साथ एक डिसअपॉइंटमेंट शुरू हो जाता है कि जी सज़ा क्यों नहीं मिल रही। मेरी बीवी मुझसे पूछती है सज़ा मिलनी, मैं क्या मिलेगी, मैं वो कहती जल्दी मिलनी चाहिए। तो ये कैफियत भी माशरे को सोचना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है, और जो सबसे बड़ी अहम है मेरे लिए, सब पहली चीज़ है, तीसरी चीज़ ये है कि मैं अगर कोई गलत काम नहीं करूंगा तो मुझे खुदा खौफी है। देखो कानून तो दुनिया का, और इससे ज्यादा ताकतवर कोई प्रिंसिपल नहीं हो सकता कि मैं अंदर से ही कंट्रोल हो जाऊं, पुलिस वाले की जरूरत ही ना पड़े, तो वो है मजहब। चौथी बात, सबसे अहम बात मेरे लिए तो मजहब है। बाहर सूरत एक मंतिक के एतबार से मैंने बात की आपसे कि मजहब का कंट्रोल मेरे मिजाज पर, मेरी हरकत पर और मेरे बिहेवियर के ऊपर। अच्छा, और पांचवी चीज़ ये है कि रिवायात क्या है माशरे की, कल्चर क्या है, ये भी बड़ा अहम है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जापान के अंदर जब सुनामी आया तो लोगों ने ये देखा कि 150 लोगों की, 200 लोगों की लाइन है एक बोतल पानी लेने के लिए, मगर कोई आदमी लाइन नहीं तोड़ रहा। ये कल्चर है, ये रिवायात हैं माशरे की, कि लोग उन रिवायात और उन कल्चर को भी देखते हैं। और छठी बात और आखिरी बात सबसे अहम, कि माशरे के अंदर कुछ डिस्करेजमेंट होना चाहिए। लोग तमाशा देखते रहे, जरताज आपने सवाल किया, लोग तमाशा देखते रहे और ये चलता रहे और ये होता रहे, तो इसका मतलब ये सारे अनासिर अहम है, एक नहीं। कोई आकर यहां कहे कानून हो, कोई कहे जजा और सजा का इंतजाम हो। मैं कहता हूं सबसे आसान काम यह है कि माशरा इसको खुद रोके। माशरा क्यों नाकारा इस मामले में हो गया, डरता है क्या किसी से? यह माशरे के अंदर ये कैफियत मौजूद है कि देखते रहो, तमाशा देखते रहो और वीडियो रिकॉर्ड करते रहो। वीडियो रिकॉर्ड करने में सबसे अव्वल है माशरा। रोकने के हवाले से हाथ नहीं उठता क्या तुम्हारा? मैं कराची के अंदर डाके पड़ते थे जिस जमाने में,
पढ़ते तो अभी भी हैं। मैं कराची में जिस ज़माने में डाके पढ़ते थे तो मेरा एक दोस्त था जो वहाँ जब मार्शल लॉ लगा या फ़ौज का ज़ियाउल हक साहब का ज़माना था तो फ़ौज में था वो, तो मैंने उसको कहा कि यार आजकल तो डाकों के साथ घरों में रेप भी होता है, तो मैंने बंदूक ख़रीद ली है। मैंने उसको कहा कि मैंने बंदूक ख़रीद ली है, तो उसने कहा ठीक है। हमने बुलाया, फिर 8-10 लोगों को महल्ले के बुलाया, हमने कहा कि ये फ़ौजी अफसर है, ये बताएगा कि कैसे बंदूक को हैंडल करो, क्या करो, प्रोटेक्शन कैसे करो। तो खैर उसने बताया ये कि बंदूक तुमने ख़रीद तो ली है, पहले तो सबसे पहले इसको सुबह जब उठो तो इसको अनलोड करके कहीं छुपाओ कि बच्चों के हाथ में ना आए, फिर रात को आखिरी काम ये करना कि इसको लोड करके पास रखना ताकि तुम रुकावट बन सको। मगर उसने एक बात कही जो मुझे आज तक परेशान करती है। उसने कहा आरिफ, यहाँ बाज़ारों में डाके पड़ते हैं, बाज़ार कोई रोकता नहीं है, कोई उतरता नहीं है, कोई हाथ नहीं बढ़ाता। तो जो माशरा ये चीज़ें एक्सेप्ट करने लगे उस माशरे में चीज़ें बढ़ जाती हैं। मेरे मुझसे गाड़ी छीनी गई एक मरतबा, तो मैं कराची में एक बाज़ार में खड़ा था और उतर कर बड़ा केयरलेसली गाड़ी से उतर भी रहा था, फ़ोटोकॉपी करा रहा था, पीटीआई का काम कर रहा था। मैं दरवाज़ा बंद किया चढ़ने के लिए तो दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, फिर ज़ोर से बंद किया तो पता चला कि एक हाथ है उसमें बंदूक है और वो मुझे दरवाज़ा बंद नहीं करने दिया। अच्छा, मैंने ताज़ा ये जो कर्नल साहब थे मेरे दोस्त, इनसे मैंने सीखा था कि खुद रोकना पड़ेगा। मैं कहा वक्त आ गया खुद रोको, तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया उसके हाथ में बंदूक थी, हाथ पकड़ लिया और खड़ा हो गया। तो दरवाजे और गाड़ी के बीच में मैं था और मैंने हाथ पकड़ा हुआ था और बाजार भरा हुआ था लोगों से, कोई नहीं आया। मुझे यह भी नहीं मालूम था कि इसके कितने साथी हैं। एक साथी दूसरी तरफ से घुसा और उसने जोर से मेरे कुर्ते को पकड़कर जो अंदर घसीटा तो मेरा सर भी छत से टकराया और मैं गाड़ी के अंदर, दोनों ने मेरे ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद खैर वो उन्होंने दूर जाकर मुझे गाड़ी से फेंक दिया। मैं पुलिस स्टेशन गया और पुलिस को लेकर आया। आपको यकीन नहीं आएगा कि वहाँ कोई गवाह मौजूद नहीं था। दुकानदार, लोग जो थे वहाँ पर गवाही देने को तैयार, कोई गवाही नहीं था। तो देखें, ये जिम्मेदारी तो माशरे की है ना। हर चीज़ आप हुकूमत के सर पर लटका दें कि तुम करो, और हुकूमत और पुलिस वाले क्यों नहीं पहुँचे? यकीनन उनको पहुँचना चाहिए, मगर जो सुन रहे थे, जिन्होंने पुलिस वालों को बताया था, वो तो मौजूद थे। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी जो माशरे की है ये बड़ी अहम है। ये कौमें बनती हैं माशरों से, लीडर निशानदही करते हैं, मगर अंदर से जो कौम मजबूत होती है वो कौम जो है वो फिर तरक्की करने के लिए अल्लाह उसको उस रास्ते उसके खोलता है। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, मगर मैं चंद अहम चीज़ों को औरतों के हवाले से ज़्यादा वजाहत से बात आपके सामने करना चाहता हूँ। मैं एक मरतबा अपने छोटे बच्चों को लेकर ये शुमाली इलाका जात में गया, तो भूरबन से मरी तक मैं हाइक कर रहा था बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ। 3-4 बच्चे लड़के स्कूल से वापस आ रहे थे कहीं, तो मैंने उनसे बिठाया, उनसे पूछा कहाँ से आ रहे, बड़े प्यारे प्यारे लड़के। तो मैंने पूछा कि तुम पढ़े? उसने कहा हाँ, बता रहे थे मुझे 5वीं 6ठी के। तो मैंने उनसे पूछा तुम्हारी बहनें कहाँ हैं? तो उसमें से एक ने कहा उनको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, ये भी एक फ्रेम ऑफ माइंड है जिसको 150 साल पहले तकरीबन या 120 साल पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने हिंदुस्तान के अंदर कहा कि पढ़ो। अच्छा, वो पढ़ना और इल्म जो है वो ये मर्दों के लिए थोड़ी है, औरतें मर्दों सबके लिए है। तो एक उस कैफियत में पाकिस्तान, वो उसका आखिरी दौर है। मेरा ख्याल है इस वक्त इल्म के हवाले से सारे ख़ानदानों के अंदर ये जज्बा आज मौजूद है कि औरतों की पढ़ाई, बच्चियों की पढ़ाई बेइंतहा ज़रूरी है। बुनियाद, घर की बुनियाद उस तालीम से पड़ती है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हिजरत कॉलोनी एक जगह थी जहाँ पर समीना अलवी को वहाँ पर लोगों ने बताया ये कि जी यहाँ 8वीं तक है लड़कियों का स्कूल, और ये मैट्रिक भी नहीं है और इंटरमीडिएट भी नहीं है, तो लिहाजा 8वीं के बाद हम अपनी बच्चियों को घर पे बिठा लेते हैं। क्यों घर पे बिठा लेते हो? कि दूसरे महल्ले में हम पढ़ने नहीं भेजेंगे इनको।
तो हमने कोशिश कर इन्होंने कोशिश कर उसको 8वीं से मैट्रिक और मैट्रिक से इंटरमीडिएट किया। बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं कि बाहर नहीं भेजें। वो वजूहात आपने पिछले दिनों बहुत सारे वाकयात में देख लिए। अच्छा, हर जगह पुलिस नहीं मौजूद। आपको मालूम है ये लड़कियों की, बच्चियों की हैरेसमेंट के जो वाकयात हैं ये सबसे ज़्यादा रिश्तेदारों में और घरों में होते हैं, मालूम है ना। तो लिहाजा औरतों को, मेरी बहनों को सीखना पड़ेगा, इसके टूल्स भी हैं, सीखना पड़ेगा। इन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये फोरम सजाई, स्कूलों के अंदर पेरेंट्स को बुलाया ये बताने के लिए कि अपनी बच्ची तुम्हारी नज़रों से ओझल ना हो देर तक, इसका एहतमाम करो, फॉलो करो। अगर बाजार जाती है तो 10 मिनट में आए, इन चीज़ों को फॉलो करो। किसी के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारे, उसको टच का बताओ कि उसको कोई हाथ लगाए तो तुमको वो आकर बताए। अच्छा, ये चीज़ें बतानी भी पड़ती हैं, सिखानी भी पड़ती हैं, माँओं को बताना पड़ता है। और वो जितने फोरम्स हमने किए तो वो हाउसफुल होता था, मर्द और औरतें, मियाँ बीवी सब आते थे स्कूल्स के देखने के लिए, सीखने के लिए। तो मेरी बहनों, बहुत काम है, आसान नहीं है। ये मगरिब के अंदाज को पकड़ करके जी आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, ठीक है, आज़ादी यानी सिक्योरिटी इन पब्लिक प्लेसेस ज़रूरी है। अच्छा, मैंने यहाँ एक फोरम किया था जिसमें लेफ्ट और राइट सबको बुलाया था, ख़वातीन को, और मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि जब वो कोई औरतों का दिन आता है तो उसमें एक कन्फ्रंटेशन हो रहा होता है। अच्छा, 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स में सब इत्तेफाक करते हैं, और मगरिब का तो एक ही मयार है कि इसका हिजाब ख़त्म हुआ नहीं हुआ। यही अफगानिस्तान के अंदर उनकी नाकामी ये है, और अब इसका चर्चा वो ज़्यादा होगा कि जी वो औरत फिर हिजाब कर रही है, ये उनका एक ही मैयार, और कोई मैयार ही नहीं है। और वो डिबेट फिर शुरू हो गया है कि जी क्या होगा। जब बमबारी हो रही थी, जब नहीं फिक्र थी बच्चियों की, औरतों की, आसमान से बम गिराए जा रहे हैं सारी मुसलमान दुनिया के अंदर, जब फिक्र नहीं थी इस बात की कि क्या औरतों का और बच्चों का हो रहा है, अब फिक्र हो गई फिर से। मैं समझता हूं कि बेइंतहा ज़रूरी दो चीज़ें, एक तो इल्म, मैंने आपसे कहा कि इल्म बेइंतहा ज़रूरी है कि और औरतों तक और बच्चियों तक हमारी अगली नस्ल पढ़ी लिखी हो, और दूसरे ये, मगर पढ़ी लिखी के साथ ज़रूरी नहीं है कि इंसाफ आए। इंसाफ आता है जब आप अपनी कदरों पे और अपनी तारीख से सीखते हैं कि इंसाफ क्या है। पढ़ी लिखी तो दुनिया है आज। आपको कोई कसर महसूस होती है कि मगरिब कितना पढ़ा लिखा है? 99% लिटरेसी है, मगर जब जुल्म पर आया तो वो उतना ही नीचा जुल्म उसने किया, दुनिया के अंदर तबाही मचाई जितनी चंगेज खान ने मचाई थी। तो इल्म बजाते खुद, बगैर अक़दार के, बगैर इखलाकियात के, बगैर मजहब के, बिल्कुल बेकार सी कैफियत है, सिर्फ रोज़ी कमाने के लिए। रोज़ी तो इंसान, अल्लाह ताला की कायनात के अंदर हर जानवर रोज़ी कमाता है अपने खाने पीने की, उससे ज़्यादा कैफियत नहीं रखता। अच्छा, मगर है क्या? मैं इतनी लंबी बात आपसे करूं, मगर है क्या? देखें, जैरेड डायमंड शायद एक राइटर है जिसने किताब लिखी, उसके अंदर उसने कहा कि जी 4-5 तरीक़े हैं हर चीज़ को देखने के और करने के। एक ये है कि मसले को पहचानो, यकीनन हमने पहचान लिया। दूसरा है जिम्मेदारी उठाओ, सिर्फ बात करके गुजर जाना बेकार है। तीसरे ये है कि जो पहले लोगों ने किया उससे सीखो, अच्छे काम किसी ने वजाहत की हो, जो गलतियां की हैं उनको अवॉइड करो और फिर काम पर लग जाओ। अच्छा, लिहाजा मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक तो तालीम का मैंने आपसे जिक्र किया, दूसरा औरत की सेहत बड़ी अहम है इस माशरे में। यानी वो अपाहज हो जाती है, अपनी बीमारियों के अंदर लगी रहती है, मेल न्यूट्रिशन का शिकार होती है, नियोनेटल डेथ्स होती हैं। उसकी सेहत माशरे का एक बहुत बड़ा सुतून है, उसकी अहमियत रहनी चाहिए आपके जहनों में। फिर बहुत सारे इदारे हैं। फातिमा जिन्ना वॉज द चीफ ऑफ द गर्ल गाइड्स ऑफ पाकिस्तान। इतना बड़ा इदारा मौजूद है पाकिस्तान के अंदर लड़कियों की तरबियत करने के एतबार से, उसको क्यों हमने छोड़ा हुआ है? हर स्कूल में, हर कॉलेज में मौजूद होगा, है ना? उसको आप रिवाइव करें। ये टूल्स हैं। देखो, पाकिस्तान जिस अंदाज से बदल रहा है उसके अंदर औरत का तो बहुत बड़ा रोल है माशरे की इस्लाह के अंदर, माशरे की एक्सेप्टेड कैफियत को चैलेंज करने का।
यानी मैंने आपसे जिक्र किया ना कि इनहेरिटेंस के अंदर, औरतों की इनहेरिटेंस के अंदर सूरह निसा के अंदर जो वजाहत है, मगरिब के अंदर मैं आपको 20वीं सदी यानी 1901 और 2 के वाक़यात आपको गिना सकता हूं कि बरतानिया के अंदर औरत मर्द की प्रॉपर्टी, औरत की प्रॉपर्टी अगर उसने कुछ कमा लिया वो मर्द की प्रॉपर्टी, औरत की प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे। ये 20वीं सदी की शुरू की बात कर रहा हूं, इस्लाम ने तो इतने पहले दिया। ये एम्पावरमेंट है। अगर इस एम्पावरमेंट के बगैर सिर्फ हम लफाजी करते रहें कि औरत को हम मजबूत करना चाहते हैं, नहीं होता। पाकिस्तान में विरासत सही तरह से दी नहीं जाती। मैं यहां पर भी अगर सवाल उठा लूं कि आप कितनी औरतों को पूरी तरह से विरासत मिली है, तो यू विल बी सरप्राइज्ड ऑफ द रिस्पांस। लिहाजा इसकी अहमियत बड़ी है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल का कि इनकी मदद के साथ हम जो कवानीन नए पास हुए हैं वो सिर्फ उसको पुख्ता कर रहे हैं जो कवानीन अल्लाह ताला ने राइज कर दिए थे ता क़यामत, उनको सिर्फ पुख्ता किया जा रहा है कि दिया जाए मुख्तलिफ बहानों से। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला दिया, मैं तारीफ करना चाहता हूँ। क्या फैसला दिया? बड़ा सिंपल सा फैसला दिया, मगर होता नहीं था यहाँ पर। फैसला उन्होंने ये दिया कि किसी आदमी की डेथ के ऊपर जब बात आए तो उन्होंने मना कर दिया कि हिबा करे औरत। उन्होंने कंपलसरी ये बात कर दी कि डेथ के बाद पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जो जिनको होनी है, जिसमें औरतें शामिल हैं। बहुत बड़ी बात है। उस गम के अंदर औरत को, बेटियों को, बहनों को मजबूर कर दिया जाता है कि तुम ये उसके नाम कर दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी औरत के नाम और ये उसको राइट ऑफ नहीं होगा, यानी इस माना करके कि जहेज में तुमको ये दे दिया था, कैश तुम्हारे बाप ने तुमको ये दिया था, ये कोई राइट ऑफ नहीं होगा। व्हेन अ पर्सन डाइज, शरीयत के एतबार से जो उसकी विरासत है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका चर्चा करो। आया साहब, उन्होंने, आपने पढ़ा हो पूरा 4 पेजेस उसके, उन्होंने बताया कि इसका चर्चा करो, FBR को बताओ, मसाजिद में ऐलान करो, हैंडबिल्स बांटो, उस महल्ले में हैंडबिल्स बांटो कि ये विरासत डिस्ट्रीब्यूट होनी है। फिर आखिरी बात पर मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा क्योंकि ये एम्पावरमेंट बड़ी ज़रूरी है। ये एहसास प्रोग्राम, दुनिया के अंदर एक चीज़ पहचानी गई, वो ये कि औरत ज़्यादा जिम्मेदार होती है तो कर्जा उसको दो। ये बांग्लादेश के अंदर भी हुआ, ग्रामीण बैंक, यहाँ एहसास के एतबार से भी हुआ कि औरत ज़्यादा जिम्मेदार है, कर्जा वापस करने में उसको उसी को दिया जाए। तो डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकॉनमी, इसके अंदर इस बात की कोशिश है कि ये एहसास के, बल्कि शुरू हो गया कि एहसास के सारे फंड जो हैं वो औरत को डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में जाएं। जब कैश जाता है ना तो वो टैक्सी लेकर कैश लेने जाती है, टैक्सी का खर्चा होता है, फिर घर पहुंचती है तो लोग मांग लेते हैं कि 500 हमें दे दो, 1000 हमें दे दो, तो उसके बैंक में जाए ताकि उसका कंट्रोल बेहतर हो। और आखिरी चीज़ ये कि मुझे गवर्नर स्टेट बैंक बार बार कह रहा है आपके लिए, मैं चाहता हूं कि आज ही से आप फोकस करना शुरू करें। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि इतने लोन्स हुकूमत ने दिए हैं औरतों की एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कि औरतें आई नहीं है। 5% भी औरतों ने लोन नहीं लिया। पिछले साल की कहानी सुना रहा हूं, कहाँ हैं वो औरतें? भाई कोई अपनी सिलाई कढ़ाई का कारोबार बढ़ाना चाहती है, कोई घर में रहकर कमाई करना चाहती है। आजकल औरतें घर में बैठकर अमेरिका में ट्यूशन देती हैं, बहुत सारे काम हैं। तो वो औरतों की तंजीमों को मैं मोटिवेट करना चाहता हूं कि औरतों को गाइड करो, क्योंकि ये लोन लेना काम आसान नहीं होता, घबराता है आदमी, हर आदमी घबराता है। मैंने समीना अलवी से कहा कि एक दिन बैंक जाओ, हिजाब करके जाओ, पहचान ना सकें लोन तो लो। तो अभी तक वो गई नहीं है, मगर ये कि थ्योरी से पूरी वाकिफ हैं कि आसानी से लोन नहीं मिलता। तो लिहाजा मेरी कोशिश ये है कि आप सब लोग यहाँ MNAs बैठी हैं, आप जिम्मेदार ख़वातीन हैं, आप इलीट ख़वातीन हैं, पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं। इस माशरे में यू मे बी द टॉप 5% ऑफ वुमन और मे बी इवन 1% ऑफ द वुमन। तो ये फ़र्ज़ तो आपका है, ये सिर्फ फ़र्ज़ हुकूमत का नहीं है। तो कौमें बनती हैं जब इकट्ठा मजबूत होकर मंजिल का तयन कर लें, रियासत मदीना का इखलाकी डायरेक्शन पकड़ें। ज़रूरी नहीं कि आज ही बन जाए रियासत मदीना। लोग तंज़ ताने करते हैं, छोड़ दीजिए उनको। यहाँ फेक न्यूज़ का भरमार है, हर चीज़ पर एतराज़ है, गीबत के अंदर हम सब हिस्सा लेते हैं। व्हाट्सएप का मैसेज आएगा ना, जो मेरे मिजाज के मुताबिक होगा मैं फ़ौरन फॉरवर्ड कर दूंगा, चाहे वो सच्चा हो या झूठा हो।
तो ये तो है माशरे का हाल, और मैं चाहता हूं कि माशरे से चेंज आए। डिपेंड नहीं करें कि पुलिस वाला चौकीदारी करेगा। ये बच्चियों की हैरेसमेंट के अंदर पुलिस वाला तो बिल्कुल आखिर में आता है, व्हेन द इंसिडेंट हैज हैपेंड। घरों के अंदर हमें ज़्यादा वाक़ियत होनी चाहिए। जनाब अली, बहुत सारी बातें मैंने आपसे की हैं, मगर उन जज्बात के साथ की हैं कि मैं समझता हूं कि हम सब मिलकर अगर औरत को सही मुकाम देंगे अपनी तारीख़ और अपनी विरासत के एतबार से, अपनी विरासत, इखलाक़ी विरासत, मजहबी विरासत के एतबार से, तो कोई कौम पाकिस्तान की कौम को सब पाकिस्तानी कौम के पीछे रह जाएंगे और हम तरक्की करेंगे। तो काम बड़ा है मगर आसान है, क्योंकि हमने अपने जहन को ही ठीक करना है। वहाँ इसमें कोई वसाइल की ज़रूरत नहीं है, हमने अपने जहन को ठीक करना है। जो काम मुझे अपने किरदार में बदलना है तो वो मेरे लिए तो आसान है ना। तो लिहाजा इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत सारे रास्ते हैं जिनको मैं समझता हूँ कि जिनके ऊपर हमको मेहनत करनी पड़ेगी। शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम।